हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को, जिसमें है हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 30। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 30 से। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था, ये हमारा कवर हो चुका है। देन राइट टू फ्रीडम हम कवर कर चुके हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देन आर्टिकल 23 और 24 भी हम कवर कर चुके हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम कवर कर चुके हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 29 देखा था, जो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 30 को। तो आज हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल बचेगा, आर्टिकल 32, जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 30 से। तो आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज को क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट मिला है, उसको स्थापित करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने का राइट मिला है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज के द्वारा बनाए जाएंगे, वहाँ पे क्या है, इनको अपने कल्चर को प्रमोट करने का और उसके वेलफेयर के लिए इनको राइट मिला है। यहाँ पे क्या है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माइनॉरिटीज जो है वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, अपने रिलीजन के वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम कर सकते हैं, ताकि वो अपने कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन पास कर सके। तो आर्टिकल 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है माइनॉरिटीज़ के। तो माइनॉरिटीज़ को क्या है, कुछ राइट्स भी यहाँ पे ग्रांट किए गए हैं, जैसे कि सभी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है। सभी माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे राइट है टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, यानी कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद उसको बना सकते हैं। ये माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको अपना कल्चर या फिर अपना जो रिलीजन है उसको प्रमोट या वेलफेयर करने के लिए अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बनाने की ज़रूरत होगी तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, ये उनका हक है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 वो ऐसा कर सकते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहाँ पे वो अपने धर्म का प्रचार और उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ये स्पेशली जो है आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटीज़ पे ही लागू होता है। ये दोनों आर्टिकल मेजोरिटी के लिए नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, वो क्या है, माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है उसको क्या है, एक्वायर कर सकते हैं जनता के हित में। और इससे क्या है, जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं जो उनको दिए गए हैं उनका हनन नहीं होता है, यानी कि वो एब्रोगेट नहीं होते हैं। बट इस एक्विजिशन के बदले में क्या है, कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को। जैसे कि यहाँ पे कोई स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटीज़ का, तो मान लो यहाँ पे स्कूल के पास से क्या है, एक हाईवे निकाला जा रहा है बाय स्टेट, बाय गवर्नमेंट। और ये क्या है, अगर हाईवे निकाला जा रहा है तो जनता की वेलफेयर के लिए, सभी का इसमें वेलफेयर होगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, यहाँ पे सभी को इसकी सुविधा मिलेगी इस हाईवे की। या मान लो कोई कैनाल है, तो उस कैनाल से क्या है, सभी को पानी मिलेगा, तो वहाँ पे सभी की बात हो रही है, सभी के वेलफेयर की बात हो रही है। तो क्या है, इस स्कूल को वहाँ पे, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है स्कूल की, इसको क्या है, सरकार एक्वायर कर सकती है और यहाँ पे क्या है, एक हाईवे बना सकती है या कोई भी कैनाल बना सकती है, जो भी प्रोजेक्ट है अपना बना सकती है। अब ये स्कूल जो है माइनॉरिटीज़ का था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटीज़ का था, तो यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटीज़ जो है अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए, यानी कि आर्टिकल 30 के हनन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है। अगर सभी के वेलफेयर के लिए सरकार अगर कोई एक्विजिशन करती है लैंड का तो वो करेक्ट है, और उस एक्विजिशन से क्या है, किसी भी माइनॉरिटी का कोई भी राइट जो है हनन नहीं होगा, कोई भी एब्रोगेट नहीं किया जाएगा उनका राइट। यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है, सभी का वेलफेयर होगा। बट क्या है, ये जो एक्विजिशन है ये ऐसे ही सरकार नहीं कर सकती है, इसके एवज में क्या है, सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, या फिर क्या है, इतनी ही जमीन, इतनी ही लैंड क्या है, इनको रीसेटलमेंट के लिए कहीं और देनी पड़ेगी, कहीं और ग्रांट करनी पड़ेगी, ताकि क्या है, जो माइनॉरिटीज हैं ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली चला सके। अब उनको अलग जगह दे दी जाएगी, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया है इस जगह पे। तो अब क्या है, यहाँ पे हाईवे बन चुका है, यहाँ पे सबके वेलफेयर की बात हो रही है, वेलफेयर हो रहा है, और यहाँ पे स्कूल को एक छोटी सी जमीन दे दी गई है और कंपनसेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल भी प्रॉपरली चल रहा है, माइनॉरिटीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली चल रहा है। तो इस तरह क्या है, ना ही वेलफेयर में कोई रुकावट आई और ना ही माइनॉरिटी का कोई राइट एब्रोगेट हुआ यहाँ पे। तो अगर सरकार कोई भी लैंड या फिर प्रॉपर्टी माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो है अगर एक्वायर करती है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा फॉर रीसेटलमेंट। और ये जो प्रोविजन है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये ऐड किया गया था, 1978 में ऐड किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। और यही था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ही क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया था, जो था हमारा आर्टिकल 31। पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स है। 7th जो था राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसको डिलीट कर दिया गया 1978 में। देन उसके बाद क्या है, इन ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी। यानी कि अगर ग्रांटिंग एड किया जा रहा है, कोई एड दी जा रही है स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ। यानी कि जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एड देने में स्टेट को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, ठीक है, अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक लैंड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई स्कूल बना दिया गया है यहाँ पे बाय माइनॉरिटीज। यहाँ पे एक लैंड है जिसपे स्कूल बनाया गया है मेजोरिटी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाना है, मान लो कोई हाईवे है, ये है, यहाँ पे हाईवे को लेके आना है यहाँ पे स्कूल के पास। तो उस वजह से क्या है, स्कूल की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई मेजोरिटी का स्कूल है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जितना कंपनसेशन यहाँ पे मेजोरिटी को मिलेगा, सेम इक्वल कंपनसेशन क्या है माइनॉरिटी को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी को कम मिले, मेजोरिटी को ज़्यादा मिले, या फिर माइनॉरिटी को ज़्यादा मिले या मेजोरिटी को कम मिले, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी सेम कंपनसेशन डिजर्व करते हैं। तो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 30 में लिखा है। देन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 30 में रीजनेबल रेगुलेशंस की भी बात की गई है, यहाँ पे रेगुलेट भी करेगी सरकार। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट में इम्पोज टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इंश्योर वेलफेयर और प्रिवेंट माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रेगुलेशंस जो हैं यहाँ पे लाई गई हैं। रीजनेबल रेगुलेशंस स्टेट क्या है इम्पोज कर सकता माइनॉरिटीज पे, टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए कुछ रीजनेबल रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, वेलफेयर के लिए भी लाए जा सकते हैं, और माल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी लाए जा सकते हैं कुछ रीजनेबल रेगुलेशंस। देन उसके बाद क्या है, टीएमए पई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस आया था एक 2002 में। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, माइनॉरिटीज को क्या है स्टेट वाइज कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे ऐसा बोला गया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था।
देन इसी केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया था ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर एंटाइटलमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, अपने अफेयर खुद से मैनेज कर सकते हैं। उनको ये हक है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के जो अफेयर्स हैं खुद मैनेज कर सकें, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट खुद कर सकते हैं। बट क्या है यहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं बाय स्टेट। गवर्नमेंट के थ्रू एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। वो क्या है, वेलफेयर के लिए लगाई जा सकती हैं और माल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए लगाई जा सकती है। तो ये क्या है, हमको टीएमए पाई फाउंडेशन से देखने को मिला है। देन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है, माइनॉरिटीज़ को राइट मिला है, हक मिला है टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। अपनी खुद की मदर टंग, अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या है वो एजुकेशन दे सकते हैं। ऐसा हक मिला है किनको, माइनॉरिटीज़ को। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था माइनॉरिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक है हमारी लिंग्विस्टिक और एक है हमारी रिलीजियस। तो जो लिंग्विस्टिक जो हमारी माइनॉरिटी है और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, इनकी खुद की कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो इनको क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को हक है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। ये हक क्या है, उनको आर्टिकल 30 से मिला है। देन उसके बाद क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तीन तरह के हैं यहाँ पे। एक वो है जिनको स्टेट से रिकॉग्नाइजेशन मिला है और एड भी मिल रहा है, यानी कि उनको एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन स्टेट से दिया गया है और उनको क्या है, पैसा भी आ रहा है स्टेट से। देन उसके बाद क्या है, एक होते हैं जिनको रिकॉग्नाइजेशन तो मिली है स्टेट से बट उनको कोई एड नहीं मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है स्टेट से। देन थर्ड टाइप के होते हैं जिनको ना ही रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है ना ही एड मिल रहा है स्टेट से। ये स्टेट से ना ही कुछ ले रहे हैं ना ही स्टेट को कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब जैसे कि हमने देखे होंगे कई सारे बोर्ड हैं, जैसे यूपी बोर्ड है हमारा। ठीक है, कोई बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है तो ये क्या है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको यूपी बोर्ड का बोल दिया गया है। कुछ है सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ हैं आईसीएसई से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अपने अलग अलग स्टेट के जो हैं अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, वहाँ से रिकॉग्नाइजेशन, वहाँ के स्टेट से यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन मिलती है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो उसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद वहाँ भी दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको पैसा मिलता है स्टेट से और एक वो होते हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिलता है स्टेट से। तो जिनको पैसा मिल रहा है उनको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, जिनको एड नहीं मिल रही है यहाँ पे इनको क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रही है गवर्नमेंट की और पैसा भी मिल रहा है। देन इसमें क्या है, जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वहाँ पे क्या है, एक रेगुलेटरी पावर जो रहेगी वो स्टेट की रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी। स्टेट वहाँ पे रेगुलेटरी पावर एज ए वर्क करेगा विद रिगार्ड टू सिलेबस के मामले में, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट कर सकता है स्टेट, डिसिप्लिन सेट कर सकता है, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग स्टाफ। तो ये सारे जो है पावर्स हैं वो स्टेट के हाथ में होते हैं, रेगुलेटरी पावर होती है वो स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट डिसाइड कर सकता है क्या सिलेबस रहना चाहिए, क्या बुक पढ़ानी चाहिए बच्चों को, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ कैसा होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है, रिकॉग्नाइजेशन जिन इंस्टीट्यूशंस को मिली है उनके लिए ये अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। देन उसके बाद जिसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है, कोई एड भी नहीं मिल रहा है स्टेट की तरफ से, ये क्या है, फ्री होते हैं अपने अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। ये खुद के अफेयर खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट क्या है, यहाँ पे भी बट लगा हुआ है, उनको सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जनरल लॉज हैं उनको फॉलो करना होता है इनको, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, लेबर लॉ हुआ। देन आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये प्राइवेट है,
ठीक है, फुली प्राइवेट है, यहाँ पे कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, कोई एड नहीं मिल रहा है। तो अगर ये चाहे तो अपने स्टूडेंट को क्या है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये एडमिशन ले सकते हैं, अपना सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, अपना टीचिंग स्टाफ डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये चाहें कि हमारे स्कूल में सिर्फ एक प्रकार के ही माइनॉरिटीज़ पढ़ें तो ऐसा ये कर सकते हैं। ये चाहें कि हमारे स्कूल में क्या है, मेजोरिटी के लोग वहाँ पे एडमिशन ना लें, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही यहाँ पे अलाउ किया जाएगा पढ़ने के लिए, तो ऐसा ये कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ये ऐसा कर सकते हैं, बट क्या है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो हर चीज़ को, हर लॉ को परे रख दिया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को परे रख दिया जाता है अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। मान लो अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को क्या है, उन्हीं के कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हीं के वेलफेयर पे काम किया जा रहा है, तो क्या है वहाँ पे शिक्षा जो है, यानी कि एजुकेशन जो है वो उस लेवल की नहीं होगी जो यहाँ पे जो देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही लो रहेगा। और क्या है, हो सकता है इन बच्चों का जो मेंटेलिटी है आगे जाके नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल की बात आ जाती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 30 था, जहाँ पे हमने राइट्स देखे हैं माइनॉरिटीज़ के। तो माइनॉरिटी से ही एसोसिएटेड एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 350B, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 350B 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था 1956 में, और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, हमारे राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और इस ऑफिसर की जो है ड्यूटी क्या रहेगी, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो क्या है ड्यूटी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जितने भी मैटर हैं उनको क्या है इन्वेस्टिगेट करना, उनके जो भी हक के लिए जो अच्छा है, उनके वेलफेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये डिसाइड करना, इन्वेस्टिगेट करना, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना, ये उसका काम रहेगा स्पेशल ऑफिसर का। और इसका अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। आर्टिकल 350B जो आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो आज हम क्या है आर्टिकल 30 को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम आर्टिकल 32 देखेंगे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। ये क्या है, इसके दो पार्ट होंगे, एक में हम आर्टिकल 32 देखेंगे और एक में हम देखेंगे रिट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 32, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। आप कहेंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 हमारा रिपील हो चुका है, बट क्या है वहाँ पे आर्टिकल 31A, B और C रहेंगे। इनको क्या है हम कभी कवर कर लेंगे, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल 32 है, बट इसको भी हम देख लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे इसका। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।